आयूब खान साहब पूछ रहे हैं कि हिंडाल्को इन्होंने ले रखा है 641 रुपए के दाम पे, यहां क्या करें? देखिए हिंडाल्को लगभग मेरे को याद है कि 600 रुपए के 580 रुपए के आसपास से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं कि 1000 रुपए जाएगा। फिलहाल 10 और 20 डे मूविंग एवरेज और 10 वीक मूविंग एवरेज तीनों से एक्सटेंडेड है, तो हमने काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग की है। ये थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है और नेक्स्ट लेग में ये वापस 1000 रुपए जाएगा, तो अगर आपके पास है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें। बाकी पोजीशन को मतलब 50% पोजीशन बुक करके 50% पोजीशन को होल्ड करें। खान साहब के दो और सवाल हैं, एक है टाटा स्टील 140 रुपए के दाम पे और एक है आईओसी 129 के दाम पर, क्या करना चाहिए इन दोनों में? टाटा स्टील और आईओसी। आईओसी। सर आईओसी तो स्लो एंड स्टडी, मतलब रिजल्ट के अगले दिन गैप अप में 164 पे मैंने डाला था कि शायद लंबा गैप अप खुलेगा बिक जाएगा, नहीं हुआ। अब ये स्लो एंड स्टडी जा रहा है, तो मेरे को स्लो एंड स्टडी में बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर गैप अप खुलता है तो बेच के मैं नीचे ले लेता, बट अब स्लो एंड स्टडी जा रहा है तो मेरा बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर 184 का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद 224 का, तो ये स्लो स्टडी सेक्युलर बुल रन जिसको कहते हैं वो है 240 रुपए तक का। तो अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप जैसे वर्टिकल मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई दिन 20% का सर्किट लग जाएगा, कोई दिन 10% चल जाएगा, फायर क्रैकर्स यहाँ नहीं हो रहा है। ये स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे करके 184 86 जाएगा, फिर 224 जाएगा, फिर 240 जाएगा। ओके, मुजितबा हसन साहब का एक सवाल आया है न्यूलैंड लैब को लेकर, क्या करें इसमें? न्यूलैंड लैब, न्यूलैंड लैब ठीक लग रहा है सर। ऊपर में कल की कैंडल बहुत अच्छी बनी है, इसको बस फॉलो थ्रू मूव मिल जाए 16,530 के ऊपर, 16,550 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 16,550 के ऊपर जैसे ही निकलेगा स्टॉक में बहुत आराम से अपसाइड 18,000 रुपए तक की बन जाएगी। 168 दिन के कपनेडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, उसको नीचे फेल किया, लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट नहीं हुए, सेकंड अटेम्प्ट लिया और वहीं हाई पे अटका है। 16,500 निकलते से पूरे वीक लॉन्ग्स लगभग एलिमिनेटेड है। 16,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेट स्टार्ट करेंगे तो 18,000 मिल जाएगा। ओके, सौरभ गोयल साहब पूछ रहे हैं कि आरसीएफ, मेंबर भी हमारे, आरसीएफ इनके पास है 137 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इसमें? तो प्रॉब्लम ये है कि फर्टिलाइजर का समय निकल गया है, मतलब जो सीजन होता है वो निकल गया है, बट स्टॉक में किसी तरह की वीकनेस नहीं आई है। बार बार 148 के नीचे गया, 3 4 5 दिन रुकता है फिर ऊपर आ जाता है। तो एक बार 161 रुपए 50 पैसे आ रहा है, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, वो अगर निकला तो फिर 176 तक आ जाएगा। तो राय आपको दी गई है आरसीएफ के रेफरेंस में भी। नई खरीदारी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में करनी चाहिए कि नहीं? सर ओलेक्ट्रा में क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ओलेक्ट्रा में हमने बाई दिया हुआ है, ऊपर में करीब करीब 1,700 रुपए आते हुए दिख रहा है। 1700 के आसपास ओलेक्ट्रा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आने वाले समय में। एक सवाल आया है आशीष सिंह साहब का, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिया हुआ इन्होंने 1,115 रुपए के दाम पे और आइनॉक्स विंड 180 के दाम पे, ये टारगेट्स कब तक आ सकते हैं? आइनॉक्स विंड सर, आइनॉक्स विंड में बढ़िया 151.50 का ब्रेकआउट आया है। इसमें स्टॉक एक्सरे में भी हमने डिस्कस किया था कि 135 पे मल्टीपल बॉटम्स बने हैं वीकली चार्ट पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉटम बने हैं डेली चार्ट पे 135 पे, और जैसे ही 151.50 निकालेगा 177 की तरफ बढ़ेगा। तो 151.50 निकाला है, उसके ऊपर 7 8 दिन हो गए सस्टेन करते हुए। जैसे ही 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होगा 177.50 के लिए ये निकल जाएगा, तो स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है। फ्रेश बाई में 10 वीक मूविंग एवरेज जैसे टच होगा प्राइस से मैं बाई करना स्टार्ट कर दूंगा ऑन बुलिश एविडेंस। अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन में कल अच्छी कैंडल बनी है, ऊपर में 1010 तक जा सकता है, वहां पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए। स्टॉक में ऑलमोस्ट डबल बॉटम डेली चार्ट पे 912 के आसपास लगता हुआ दिख रहा है, जिसका टारगेट 1010 1023 की रेंज है। तो 1010 1023 की रेंज यहां पर आते हुए दिख रही है। सम्मान कैपिटल, दास साहब का सवाल है 187 पर लिया है, क्या करना चाहिए इसमें? सम्मान कैपिटल, तो सम्मान कैपिटल 146 रुपए से हम प्ले कर रहे हैं। आज प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल एक बनी थी, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेकआउट ही कैंडल बनी थी जो लगभग फेल हो रही है, तो थोड़ा सा ऊपर से अब सप्लाई आ रही है। जिसने भी 146 के आसपास से ब्रेकआउट बाय किया है
वो ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में आ रहे हैं, क्योंकि 10 वीक मूविंग एवरेज भी बहुत पीछे 160 पे छूट गया है। तो अब शायद ये स्टॉक 4-6 हफ्ते ऐसे साइडवेज चला जाए, मूविंग एवरेज इस तरीके से कैचअप और उसके बाद फिर ब्रेकआउट बने। ओवरऑल मेरे को ये स्टॉक बहुत आराम से करीब करीब मान के चलिए कि मिनिमम 300 रुपए तो दिख ही रहा है, बट 300 आने में 8-9 महीना लगा सकता है। तो ये अभी 4 से 8 हफ्ते कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, ऐसे करते करते स्टेप स्टेप फैशन में 300 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ओके, एक सवाल श्रवण सिंह साहब का है हुडको को लेकर, शॉर्ट टर्म के लिए आप कैसे देख रहे हो? सर मेरे को कोई भी पीएसयू कंपनी नहीं पसंद है अपार्ट फ्रॉम ओएमसी। आप देखिए तेजी भी वहीं पे है। हुडको में हालांकि जिससे आपका पैटर्न बना हुआ है, एक बेस ऑन बेस पैटर्न है, 245 240 242 की रेंज है। अब 245 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। अगर ये निकलता है तो बाउंस बैक 289 तक आ सकता है। मैं इस बाउंस बैक में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा टू प्ले। जैसा लास्ट मैंने बीईएल में भी बताया था कि बेस में कोई इंस्टीट्यूशन कैंडल नहीं है, ब्रेकआउट पे कोई इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है और वो ब्रेकआउट फेल हो गया। सिमिलर चीज इसमें बेस में केवल 2 वॉल्यूम कैंडल है जिसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। अगर बड़े ब्रेकआउट वॉल्यूम से निकलता है तो शायद इंटरेस्ट आएगा। अगर हल्का सा भी 300% से कम अगर वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आया तो मैं कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में ही डाल के रखूंगा। कलर आइडियाज हैंडल से एक सवाल आया है जीएमडीसी को लेकर। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू है? जीएमडीसी अभी थोड़ी देर पहले बाई दिया है सर। जीएमडीसी देखना कितने में खुला है। जीएमडीसी क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। ऊपर में 641 का पहला टारगेट दिख रहा है और 641 निकलता है तो फिर इस स्टॉक में और अच्छी अपसाइड मिलेगी। जीएमडीसी 602 रुपए के आसपास से लॉन्ग हो सकते हैं क्लाइंट, और टारगेट है इसका हमने दिया है 644.1। 644.1 के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। एक सवाल आया है नितेश सारंगी साहब का। वो बोल रहे हैं कि अगर ट्रांसरेल का ब्रेकअप करना है तो हुकअप कहाँ करेगा और लॉस रिकवर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लग रही है क्या आपको? ये चर्चा कहाँ कहाँ चली जा रही है सर? सर आपने ही निकाला था पहला पैटर्न, मैं थोड़ी ना ये कभी जीवन में सुना। इतना पढ़ा लिखा होता तो सर मैं आपकी जगह ना होता, तो मुझे तो आइडिया था नहीं ये क्या होता है। ये सब चीजें आपने ही बतानी शुरू करी है, वो आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं, एक चीज से मैं डिसएग्री करूंगा। पढ़ा लिखा वाले कमेंट से नंबर्स पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। ये लगभग रोज आपके वीडियो देख के पता चलता है, तो इस चीज से मैं डिसएग्री करूंगा। बाकी हाँ, इस चीज से मैं एग्री करूंगा, फ्लर्ट वाला वर्ड मैंने निकाला था, अब वो ट्रेल हो गया है, मतलब वो चेन डिवोर्स तक बनने जाकर के। रुकेगा सर, टेंशन मत हाँ लो। ये, वो फ्लर्ट हाँ, से शुरू अरे डिवोर्स ये पे खत्म होगा। डिवोर्स के बाद एलिमनी का केस भी चलेगा। खैर, लेकिन इनका सवाल ऑन अ सीरियस नोट जी, कि लॉस रिकवर होगा क्या? लॉस तो रिकवर हो जाएगा सर। लॉस देखिए, अगर आप लॉस को लॉस की तरह देखेंगे तो आप कभी बुक नहीं कर पाएंगे। आप लॉस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह देखेंगे तो आप हमेशा हमेशा अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दे के अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट राउंड में जब भी ट्रेड आपको मिलेगा आप उससे रिकवर कर लेंगे। मार्केट रोज खुला है। जो 2008 में आरकॉम में एक छोटा सा 8-10% का लॉस नहीं बुक कर पाया, जिनने कैपिटल खो दी और इतना बड़ा बुल मार्केट देख लिया। तो हमेशा डू नॉट मैरी योर ट्रेड, मैरी योर कैपिटल। स्टॉप लॉस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इस चीज को अगर आप लिख के सामने चिपका के रख लेंगे तो आपके लिए लॉस बुक करना हमेशा आसान रहेगा। एक छोटी सी चीज दे देता हूँ। सुबह ही बैंक निफ्टी में एक छोटा सा हमने स्टॉप लॉस खाया है, तो अगर नहीं खाया होता तो अभी वो बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा हो गया होता, क्योंकि सुबह जिस हिसाब से नीचे से मूव आई, मेरे को लगा ये स्लाइस थ्रू करते हुए ऊपर निकल जाएगी। लिया 100 पॉइंट नीचे, स्टॉप लॉस काट के बाहर हो गए। नहीं काटे होते तो अभी 400 पॉइंट नीचे होते, और अगर मालूम पड़ा गिरते गिरते नीचे आ गया तो 700-800 पॉइंट हो जाएगा। सो इट इज जस्ट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। दे के बाहर हो जाइए, अपनी कैपिटल से शादी करके रखिए, उसको हमेशा सलामत रखना है। इसका रिवर्सल 758 के ऊपर बनेगा, चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, एवरेज वॉल्यूम का 50% वॉल्यूम भी नहीं हो रहा है पिछले 20-22 दिन से। तो इस केस में दो चीज होती है, या तो एकदम से ऊपर का डंडा खड़ा होता है या नीचे की बड़ी कैंडल आती है। और जिस आपका स्ट्रक्चर है 738 टूट चुका है, तो नीचे की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो पहला एक रिवर्सल 738-740 के ऊपर बन सकता है, कंफर्म 758 के ऊपर बनेगा। ओके,
अर्पित साहब का एक सवाल आया है डॉक्टर रेड्डीज को लेके, 1250 रुपए के दाम पे खरीदारी है, कल टूटा था ये काफी, क्या करें अभी? तो डॉक्टर रेड्डी मेरे को ठीक लग रहा है 1183 की जोन में, क्योंकि ये रेंज का लोअर एंड है। बट मैं इसमें एविडेंस देखना पसंद करूंगा। कम से कम गैप का लो जो है वही कल का हाई भी है 1207, तो 1210 के ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा 1260 तक का। बाकी ये रेंज लगभग जून 2025 से चल रही है, और ये रेंज शायद 8-10 महीना और चल सकती है अगर ब्रेकडाउन नहीं आता है तो। 1180 टूटा तो रेंज का ब्रेकडाउन है। ये चीज याद रखिए, लार्ज कैप स्टॉक में रेंज के ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट नहीं करते हैं, उसका जब फेलियर आता है उस पे लॉन्ग करते हैं। कोटक हमने प्ले किया, एल&टी हमने प्ले किया, ऑटो के चारों मेजर स्टॉक्स हमने प्ले किया, यूनाइटेड स्पिरिट अभी हमने देखा उसको प्ले किया, टीसीएस में 3018 के नीचे हमने यही काम किया था, एल&टी टाइटन में यही काम किया था। तो ये लार्ज कैप स्टॉक है, रेंज ब्रेकडाउन आता है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ब्रेकडाउन आके जब रिवर्सल कर लेगा तो फिर भले मैं लॉन्ग प्ले कर लूंगा, तो मेरा इसमें शॉर्ट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1180 तोड़ के जब रिक्लेम करेगा तो मेरा पूरा पूरा इंटरेस्ट 1345 के लिए आ जाएगा। तो एक राय आपको दी गई है यहाँ पर। एक मिर्जा यामिन साहब का सवाल आया है कि जो 26,000 का लेवल है उसको क्यों नहीं होल्ड कर पा रहा है निफ्टी, और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में कुछ खरीदारी करनी है, तो इरकॉन बेटर है कि जेएसडब्ल्यू बेटर है? सर देखिए, ब्रेकअप के बाद आशिक हमेशा यही सोचते हैं कि क्यों छोड़ गई, तो पता तो कभी किसी को चलता नहीं है, मूव ऑन करना पड़ता है। तो 26,000 क्यों आ गई ये भी नहीं पता है, वहां से क्यों गिर गई ये भी नहीं पता है। जस्ट फॉलो द टेक्निकल्स, जस्ट फॉलो द चार्ट। वो बता रहा है कि इस समय मैं फुल बैक ले रहा हूँ, शांति से बैठो, वापस से आपका ट्रेड दूंगा। तो मैं शांति से बैठ, पहला लो स्वीप हुआ है, दूसरा लो टेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही 810 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगी विथ वॉल्यूम्स, वापस से बाई देना स्टार्ट कर देंगे। तो क्यों का जवाब खोजने अगर जाएंगे कि क्यों गिर गया, क्यों स्टॉप लॉस कट गया, तो केवल मन को तसल्ली देंगे, पता कुछ नहीं चलेगा। मूव ऑन कीजिए नेक्स्ट ट्रेड पे। तो आपको एक राय दी गई है कि अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कॉल लीजिएगा, और क्वेश्चंस के ऊपर तो राय आपको सुन ही रहे हैं। M&M फाइनेंशियल अभी क्या नए लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? एक साल शांत रहने के बाद ये चला है, 14-15% चल चुका है एक महीने में, क्या करें अभी? सर M&M फाइनेंस अगेन वही एल&टी फाइनेंस जैसा बड़ा ब्रेकआउट बना रहा है। एक्चुअली इसने ब्रेकआउट बनाया है पिछले स्विंग हाई 2018 के हाई के ऊपर ब्रेकआउट इसने मई 2023 में बनाया था। उसके बाद से 2 साल 2.25 साल कंसोलिडेट कर रहा है। इसको एक बार 5 ईयर कर देंगे या मैक्स कर देंगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। 5 ईयर कर देंगे तो भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ये पूरा ये कप हैंडल पैटर्न का ये ब्रेकआउट आ रहा है 2020 से। हाँ मैक्स ही अच्छा था वहां पे, ये राइट साइड का भी दिख रहा था। ये पूरा ऐसा नीचे से ये कप हैंडल पैटर्न 2020 में कप का लो बना, 2023 में कप का हाई बना, ये राइट साइड में हैंडल डेवलप हुआ, अब इसका ब्रेकआउट बन रहा है। अगर ये सस्टेन करता है 320 के ऊपर, 316 एग्जैक्ट लेवल है, मैं राउंड फिगर 320 पकड़ रहा हूँ। अगर ये 320 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो 500 रुपए की राह पकड़ लेगा। और एल&टी फाइनेंस आपको याद होगा ऑलरेडी लंबी मूव चल चुका है, तो ये फॉलो थ्रू एक्शन M&M फाइनेंस में बन सकता है। जी आपको एक कप एंड हैंडल दिख रहा है जैन साहब, मुझे तो ये बड़े डब्लू के नीचे पैसा दिख रहा है, वैसा जैसे मूवी में था, ऐसा है क्या कुछ? हाँ लगभग कप हैंडल डब्लू की ही तरह होता है, मतलब डब्लू वीसीपी हो जाता है। कप हैंडल को अगर एक और हैंडल बना देंगे छोटा सा तो वीसीपी या डब्लू पैटर्न हो जाता है, तो लगभग दिख तो वैसे ही रहा है। ओके चलो खैर, बड़े डब्लू के नीचे पैसा था तो यहाँ भी शायद बड़े डब्लू के नीचे पैसा मिलेगा आपको। एनीवेज धनी में क्या हो गया, ये सुशील कुमार साहब पूछ रहे हैं, आपको कुछ दिख रहा है क्या उसमें? धानी डिलिस्ट हो गया सर, धानी डिलिस्ट हो गया, इसके बदले में यारी के शेयर मिले हैं। यारी के 100 पे शायद 294 कुछ शेयर मिले हैं, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन 290 से ज्यादा शेयर मिले हैं आपको 100 धानी के बदले में। तो आप सर इसका कॉर्पोरेट एक्शन एक बार चेक करो, उसके हिसाब से आपको ज्यादा बेटर रणनीति समझ में आएगी। और यारी जब से मिला है तब से 3 दिन से अपर सर्किट ही चल रहा है स्टॉक। 19 रुपए मंडे मिला था, ट्यूसडे वेडनेसडे और आज थर्सडे, तीनों दिन यारी अपर सर्किट ही है। 19 रुपए से नहीं, 18.40 से 21-23 आ चुका है। तो जरा जैन साहब 2-3 शेयरों पे एक बार अपनी राय देना, मतलब ये ग्रुप की जो सारी कंपनियां हैं इनमें कुछ कुछ ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का नाम चेंज हुआ और उसका नया नाम जो था वो शायद था इक्विनॉक्स। जरा इक्विनॉक्स का शेयर लेकर आइए।
और उसका क्योंकि मर्जर हुआ फिर एम्बेसी डेवलपमेंट्स के साथ। सो यहाँ पर पहले ये कंपनी थी इसी ग्रुप की जिसके पास अभी धनी है। धनी का शेयर में गिरावट आई, वो नाम चेंज हुआ यारी में। एम्बेसी का नाम, इसका इक्विनॉक्स बदल के हुआ इंडिया बुल्स का। इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज़ का नाम इंडिया बुल्स कैपिटल हुआ। यहाँ ऐसे ही चलता रहता है, कुछ कुछ कहीं कहीं पर तो मैनेजमेंट चेंज है, कहीं कहीं पर मैनेजमेंट नहीं भी चेंज है। सो ये तीनों ही ग्रुप की कंपनियों में ऐसे क्यों हलचल होती रहती है हर टाइम? सर प्रोबेबली ये कंसोलिडेशन है ग्रुप के पूरे ग्रुप के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है। कहीं कहीं मैनेजमेंट चेंज है, कहीं कहीं चीजें बेच के अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बेसी डेवलपमेंट या ईएमबीडीएल के नाम से आता है, इसमें 98 रुपीज निकलता है तो रेंज का बॉटम फेल हो जाएगा, तब ये वापस स्टॉक 120 133 की तरफ चलेगा। तो एक इसको देख सकते हैं। और जैसे धानी यारी में गया है, दूसरा एक इंडिया बुल करके एक और शेयर है इनका, इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस है शायद, इंडिया को, हाँ, आईईएल, इंडिया बुल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये भी मंडे को, नहीं ये पहले हो चुका है 27 अक्टूबर, हाँ मंडे को ही ये भी डिलिस्ट हुआ है और इसके बदले यारी के शेयर मिले हैं। तो जहाँ तीन कंपनी थी, धानी, आईईएल और यारी, ये तीनों मिला के एक कंपनी करती है। तो तीन कंपनी अलग अलग संभालना मुश्किल है, एक कंपनी शायद संभालना आसान हो, ऐसा मैनेजमेंट को लग रहा हो, तो दोनों कंपनी उठा के उसमें मर्ज कर दी है। ओके, एनीवेज, तो ये ग्रुप के अंदर कुछ कुछ हलचल होती रहती है, तो इसलिए बात करना जरूरी था। सिल्चर टेक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए कि नहीं, ये सवाल है। इस सिल्चर टेक मिल गया, पहली बार इसकी स्पेलिंग सही टाइप करके मिला है। ऊपर में बाउंस बैक कर सकता है, सेल ऑफ कैंडल बनी है 20 अक्टूबर को, जिसका हाई है 4589, तो आप 4600 पकड़िए। 4600 के ऊपर जैसे निकलेगा स्टॉक में बाउंस बैक टुवर्ड्स 5050 मिल सकता है। सेलिंग वॉल्यूम एकदम क्लाइमेटिक था, उसके बाद दो बड़ी बाइंग वॉल्यूम कैंडल है, तो बाइंग इसकी 4600 के ऊपर ही करना है, तब कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड मिलेगा। और जब तक ये स्टॉक 4184 होल्ड कर रहा है, जिसके पास है लॉन्ग बना रहे, फ्रेश बाइंग 4600 के ऊपर ही बनेगी। ओके, एक सवाल आया है रोहित गुप्ता साहब का। पहले तो आपको वो गुरु मानते हैं, और सियाराम सिल्क में क्या करें? 80 शेयर है 777 रुपए के दाम पे। सियाराम सिल्क, ये पहले बहुत बढ़िया चलता था सर, इसने लगभग नॉन स्टॉप इसमें एक ब्रेकआउट बेस का हमने प्ले किया था 535 पे, और स्टॉक सीधा 1100 तक गया था, वहां से बाइंग क्लाइमेक्स किया है 849 पे और नीचे आया है लॉन्ग, पूरे टारगेट्स अपने कंप्लीट करके वहीं डबल बॉटम बनाया 569 पे, और अब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है इस डबल बॉटम के। तो मोस्ट लाइकली अगर ऊपर जी सब कुछ सही कर देते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, तो इसके भी दिन फिरेंगे। 115 दिन का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट बनेगा 785 के ऊपर, और फिर ये वापस से ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है। तो दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है, लेकिन हम 750 लगभग ब्रेकआउट है 785 का, उसके ऊपर ही इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, पौशक और सेल्जर दो शेयर चुने हैं शैलेश कुमार जी ने, पूछ रहे हैं कि क्या इनमें एंट्री करनी चाहिए, आप क्या राय रखते हो? और POS नहीं, PAU, पौशक। पौशक लिमिटेड, सर इसमें तो केवल एक डेड कैट बाउंस है, क्योंकि नॉन स्टॉप ये स्टॉक 989 से गिर के 676 आया था, तो एक केवल बाउंस बैक बन रहा है जो प्रोबेबली 776 तक खिंच सकता है, उसके बाद वापस से लंबी डाउन साइड बनेगी। स्टॉक ऑलमोस्ट प्रीवियसली बाइंग क्लाइमेक्स के लेवल को रिटेस्ट किया है, तो नई डाउन मूव 450 तक इसको नीचे ला सकती है, स्टॉक खराब लग रहा है। और दूसरा सेल्जर, सरदार इलेक्ट्रिक, सर ये स्टॉक ठीक लग रहा है, नीचे से वॉल्यूम अच्छा आया है, कंसोलिडेशन अच्छी है, परसों के सेशन में ब्रेकआउट बना था, हालांकि 2 दिन से फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, बट जब तक 820 825 होल्ड कर रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 920 930 तक आ सकता है। तो 930 920 तक ये शेयर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक सवाल आया है SK आहूजा साहब का, इनके पास सम्मान कैपिटल है 200 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें?
सम्मान में सर अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद साइडवेज जाएगा 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप करने, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 4-6 हफ्ते बाद आपको बहुत बेहतरीन एंट्री दे देगा। अगर साइडवेज करेक्ट किया तो, पुल बैक किया तो बेमतलब में घबराहट में नीचे निकलेंगे। इससे अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा निकल जाइए, एटलीस्ट 50% तो निकल जाइए। बाकी फिर 4 से 8 हफ्ते बाद इसमें दोबारा ट्रेड डेवलप होगा। ओके, गौतम कुमार जी आपके प्रशंसक हैं, फैन हैं, पूछ रहे हैं श्रीजी शिपिंग 252 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करें इसमें? अभी तो आईपीओ है इसका। सीजी शिपिंग से 235 रुपए पे अभी 3-4 दिन पहले जब रिजल्ट आया था 57% डीपीएस ग्रोथ का, तब वापस हमने इसको बाय दिया था। पोल एंड फ्लैग पैटर्न था, 262 का टारगेट था जो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ राइट साइड डेवलपमेंट। अगर राइट साइड डेवलप होता है बढ़िया सा, तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट बन के 500 रुपए भी जा सकता है, 400 रुपए भी जा सकता है। तो राइट साइड डेवलपमेंट का वेट कर रहा हूँ। फिलहाल जो रिजल्ट का जो प्ले था 3 दिन का, वो निकल चुका है। ओके, एक सवाल आया है दीवान सिंह साहब का, मेंबर है हमारे। इनको महाराष्ट्र सीमलेस और हिंडाल्को के बारे में जानना है मीडियम टर्म में, क्या लग रहा है आपको? रास्ट्रा सीमलेस और हिंडाल्को। हिंडाल्को। हिंडाल्को तो सर अभी 2-4-6 हफ्ते 8 हफ्ते करेक्शन में जा सकता है। सेम है समान कैपिटल 10 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, बट उसके बाद 1,000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट की लगभग 60% पोजीशन बुक कर ली है। पुल बैक मिला तो ऐड करेंगे, नहीं मिला और साइडवेज रह गया तो फिर ब्रेकआउट पे ऐड कर लेंगे। बट 62% पोजीशन बुक करके साइड बैठे हैं कि नेक्स्ट रेट जब डेवलप होगा तब देखेंगे कोई क्वांटिटी ऐड करने। नहीं तो जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है वो 1,000 रुपए तक जाएगी। महासीमलेस, ये हाँ महाराष्ट्र सीमलेस कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। 800 रुपए से गिरते गिरते 570 रुपए आया है, जो बड़े बेस का ऑलमोस्ट लोअर एंड है। 550 555 एक बेस का लोअर एंड है, जो लगभग एक्सपेक्टेड है कि टूटेगा और टूट के स्टॉक में नीचे 410 रुपए तक की डाउन मूव आएगी। 2 क्वार्टर से रिजल्ट सुधर रहे हैं, ये तीसरा क्वार्टर है। अगर रिजल्ट सुधरते हैं तो 555 होल्ड हो जाएगा। अगर रिजल्ट में थोड़ी भी गड़बड़ आती है सीधा 410 तक डिप मार देगा। एक संदीप सिंह साहब का सवाल है, ये भी हमारे मेंबर हैं। इनके पास ट्रेंड के शेयर हैं 6200 पे और ओरेकल के शेयर हैं 10,500 पे। काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या करें? कंपनियां दोनों अच्छी हैं बट शेयर इनकी खरीद से नीचे है। तो पहला स्टॉक में सुन नहीं पाया। एक है ओरेकल फाइनेंशियल, एक है ट्रेंट। ट्रेंड, सर ट्रेंड तो देखिए बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 7,277 पे, जिसका टारगेट 4,196 है, जो अभी अचीव नहीं हुआ है। और जब ये लास्ट 6200 पे पुल बैक दिया था 6270 तक, तब भी हम क्लियर थे कि ये नीचे ही जाएगा। बिजनेस अपडेट खराब आया था 4 जुलाई 2025 को। वहां से जो डाउन मूव स्टार्ट हुई है 6200 से सीधा 11% गैप डाउन दे के क्लोज किया था 5,400 पे। उसके बाद से स्लो एंड स्टडी डाउन मूव है 4,196। ऑलमोस्ट 80% सर्टेन है कि ये अपना टारगेट कंप्लीट करेगा बाइंग क्लाइमेक्स का। ओएफएसएस अच्छी लग रही है, कंसोलिडेशन में है। 9,775 का ब्रेकआउट बनेगा। अभी फिलहाल रेंज में है, तो रेंज का लोअर एंड 8,200 है, उसके आसपास बाई कर सकते हैं, या 9,800 का ब्रेकआउट मिले तो बाई कर सकते हैं। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है इन दोनों स्टॉक्स को लेकर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कैसा दिख रहा है? उन्होंने कुछ लिखा नहीं, खरीदा ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन अदरवाइज चार्ट पे कैसा दिख रहा है? एससीआई ठीक लग रहा है सर। 2 दिन की बड़ी मूव के बाद कंसोलिडेशन है। जिस भी दिन इस कंसोलिडेशन से निकला 294 आराम से दे देगा। तो पुराना जो 88 डेज के कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, ये हमने प्ले भी किया था 233 पे। टारगेट 294 है। हम अपना 8% लेके निकल चुके हैं एफडी का पैसा। नेक्स्ट राउंड जब भी डेवलप होगा 294 तक प्ले करेंगे। ओके, एक सवाल है पारस डिफेंस को लेकर, क्या इस दाम पर खरीदारी करनी चाहिए 2 से 3 महीने के नजरिए के लिए? पारस डिफेंस, मैं डिफेंस कंपनीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा है। पारस डिफेंस जिस दिन 664 तोड़ेगी, ये वापस से 390 की तरफ बढ़ जाएगा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। ओके, तो फिलहाल इसको आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक क्वालिटी फार्मा को लेकर लक्ष्मी श्री जी का सवाल आया है। एक कैसे सवाल हो सकता है? लक्ष्मी श्री जी पूछ रही हैं लक्ष्मी श्री जी से कि क्वालिटी फार्मा में क्या करें, आप क्या राय रखते हो?
तो क्वालिटी पावर कंसोलिडेशन में चला गया और आज प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बन रहा है 1020 के ऊपर, अभी सस्टेन तो कर रहा है। अगर ये टिका ले जाता है ऊपर में 1020 का लेवल, तो फिर 1100 1150 तक की रैली बनेगी। पूरे बेस में कोई भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट इस ब्रेकआउट में नहीं है। ओके, गोदावरी पावर अद्विक जैन साहब के पास है 282 रुपए के दाम पर, शॉर्ट टर्म का एक व्यू पूछ रहे हैं, आप क्या राय रखते हो? तो शॉर्ट टर्म में टारगेट 277 का कंप्लीट किया है, उसके बाद से 2 दिन से इनसाइड बार बन रही है। तो अगर इनसाइड बार बनाते हुए ही ये 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होता है, तो वापस से मेरा इंटरेस्ट आएगा। जिस आपका मोमेंटम एक बार लग रहा है 300 320 जा सकता है, बट मैं एविडेंस पे ही लॉन्ग प्ले करूंगा। है तो होल्ड करना चाहिए 260 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से। ओके, एक सवाल बैंक ऑफ बड़ौदा पर है। अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी तो उन्होंने खरीदारी की राय भी दी थी। इन्होंने खरीदारी कर रखी है करीब करीब 245 रुपए के दाम पर, और केनरा बैंक भी है 108 रुपए के दाम पर। स्वप्निल जी का सवाल है, मेंबर भी है हमारे, क्या किया जाए इसमें? सर इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में 212 दिन का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट 253 पे आया था, जिसका टारगेट ऑल टाइम हाई 281-85 है, और वो निकलता है तो फिर एक्सटेंशन मिलेगा। 10% का एक्सटेंशन ऑल टाइम हाई से आराम से मिलता है, तो 310 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। दैट बीइंग सेड, ये हमने लास्ट ब्रेकआउट के टाइम में भी डिस्कस किया था कि मेरा इंटरेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक से ज्यादा या तो कैन बैंक में है या पीएसयू बैंक 20 जो ईटीएफ है उसमें है। तो अभी भी मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हालांकि कैन बैंक अब टारगेट सारे अचीव हो चुके हैं, 88 रुपए से ऑल टाइम हाई 121 और एक्सटेंशन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल और केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम चल रहे हैं, जो कि 125 रुपए पे है। तो 125 कटा तो एग्जिट, और नहीं तो जब तक मोमेंटम आ रहा है मोमेंटम कैरी करेंगे विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो एक राय आपको यहाँ पर दी गई है आपकी पोजीशंस को लेकर भी। सीक्वेंट साइंटिफिक 210 रुपए पर बाय है अमन साहब का, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें? 210 रुपए का ब्रेकआउट आया है, उसके नीचे गया, उसी ब्रेकआउट कैंडल का लो स्वीप करके वापस 210 रिक्लेम किया है। 195 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 240 का टारगेट लगाना चाहिए। स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है। ओके, चंदन जी का एक सवाल आया है देवांगरी शुगर को लेकर। इन्हें प्रॉफिट है अभी 5% का, तो ये 4 रुपए 17 पैसे का टारगेट देख रहे हैं, क्या देखें टारगेट या निकल जाए? तो 362 का स्टॉप लॉस, 417 का टारगेट, ये लगा के रखना चाहिए। ठीक है। एक सवाल आया है देहरादून से मोहित कुमार साहब का। विंटेज कॉफी है इनके पास 154 रुपए के दाम पे, क्या करें इसमें? कल इसका रिजल्ट आना था, रिजल्ट क्या आया ये नहीं पता, बट जिस हिसाब से 160 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आप 150 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के, मोस्ट लाइकली रिजल्ट अच्छा ही रहा होगा क्योंकि रिएक्शन नहीं आया है। तो ऊपर में करीब करीब 190-200 का टारगेट पकड़ लीजिए। 190-200 के टारगेट्स आप यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं, उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। आईयूएल केमिकल पर जय शिव साहब ने एक सवाल पूछा, 108 रुपए के दाम पे खरीदारी है। पहले भी उन्होंने सवाल पूछा था, क्या राय रखते हो आप? आईयूएल केमिकल में ब्रेकआउट फेल हुआ है सर, एट ऑलमोस्ट 489 डेज का कपना हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। यानी ब्रेकआउट 103 104 पे बहुत लोग लॉन्ग लिए हैं। उस दिन ब्रेकआउट के एक दिन पहले लंबा वॉल्यूम था, और ब्रेकआउट के एक दिन पहले 62 मिलियन का था, ब्रेकआउट के दिन 65 मिलियन का वॉल्यूम था, 2250% वॉल्यूम राइज। तो ये 62 और 65 मिलियन जो 2 राउंड बाइंग हुई है, उनका लिक्विडेशन चल रहा है, जो 88 तक तो कम से कम जाएगा। 88 अगर नहीं सपोर्ट किया तो फिर और नीचे जाएगा। ओके, डॉक्टर विवेक द्विवेदी साहब के पास डेंटा वाटर के शेयर हैं 441 रुपए के दाम पर, मेंबर भी हैं हमारे, क्या करना चाहिए इसमें? तो डेल्टा वाटर में आईपीओ बेस ब्रेकआउट 377 पे आया था, वापस 377 375 की जोन रीटेस्ट करने जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 386 पे है, तो 386 376 सपोर्ट जोन रीटेस्ट होने जा रही है। सौरभ गोयल साहब के पास टेगा इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, 2010 रुपए की बाइंग है। ये बीच में चर्चा में आया था, फिर शांत हो गया, क्या करना चाहिए इसमें? आज जिस आपकी कैंडल बनी है, थोड़ा सा ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। हालांकि इंस्टीट्यूशन बाइंग तो है नहीं, बेस में सेलिंग जरूर दिख रही है, तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा इस स्टॉक को। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। और अगर आपके पास है
तो 1870 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। 1870 टूटने के बाद एकदम वर्टिकल डाउन मूव आ जाएगी। और लास्टली दीपक शारदा साहब का एक सवाल आया है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस को लेकर। अब ये पूछ रहे हैं इसमें नई एंट्री करने की इच्छा रखी है, क्या एंट्री करनी चाहिए या अवॉइड करें? एक्सचेंज, ये स्टॉक बीच बीच में एकदम से वॉल्यूम दिखाता है, जैसे कल इसने वापस वॉल्यूम दिखाया 12.4 मिलियन का, 17,170% वॉल्यूम राइज था। फिर रेजिस्टेंस के पास 1090 के वहीं से सेलिंग आई है और आज भी लगभग थोड़ा हाई बनाया है, सॉरी 101.90, 1090 नहीं 101.90। तो जब तक ये स्टॉक 102 रुपए नहीं तोड़ता है तब तक आप वॉच लिस्ट में जरूर बनाए रखिए, क्योंकि कल वॉल्यूम अच्छा था। बट 102 के ब्रेकआउट के बाद अगर बाई करेंगे तो आपको एक सस्टेनेबल अपमूव मिलने की एक्सपेक्टेशन रहेगी 120 तक के लिए। एक यूरो प्रतीक सेल्स पर पटेल जी के पास आईपीओ अलॉटमेंट है, 30% के आसपास का प्रॉफिट है, लेकर निकल जाए बने रहे? यूरो प्रति सेल्स, सर ये स्टॉक तो मिस हो गया। इसमें आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 278 पे, टारगेट था 370 रुपए, 330 करीब का हाई बना है। अभी 10 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, 293 पे 10 डे मूविंग एवरेज है। ये 8-10 दिन 15 दिन पुल बैक कर सकता है या साइडवेज जा सकता है। अगर साइडवेज जाता है तो अगले ब्रेकआउट में मेरा इंटरेस्ट रहेगा 370 तक के लिए। फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। तो फिलहाल है तो जी, फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन आप लेवल्स को ध्यान रखिएगा। और जावेद अख्तर साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, स्वान कॉप में क्या करना चाहिए? कॉर्प होल्ड करना चाहिए। 496.60 तक का पुल बैक है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड भी है। 489 का हाई बना है लेकिन वीकनेस नहीं दिख रही है। 10 डे मूविंग एवरेज अगर कैचअप होता है तो 496.60 का शायद ब्रेकआउट भी दे दे। तो अभी 5-7 दिन अगर है तो होल्ड कीजिए। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद देखेंगे किस तरीके से बिहेव करता है।